साल 1973 सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी सुनवाई चल रही थी जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। हाँ, और लगातार 68 दिनों तक 68 डेज तक 13 जजेस की एक बेंच एक ऐसे सवाल पर बहस कर रही थी जो ये तय करने वाला था कि आगे चलकर भारत एक लोकतंत्र रहेगा या लीगली एक डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा। राइट। सवाल सुनने में काफी सिंपल था। क्या इस देश की पार्लियामेंट के पास संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की एब्सोल्यूट पावर है? एग्जैक्टली। क्या कोई चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आज इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल बैटल को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स हैं और हमारा मिशन आज इस बात की गहराई में जाना है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर का क्या स्कोप है और कैसे एक सिंगल पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट, जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, इस असीम ताकत पर लगाम लगाई। बिल्कुल। इसको ना एक बिल्डिंग के एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी उस बिल्डिंग का रंग बदल सकता है, नई खिड़कियां लगा सकता है, लेकिन क्या कोई उसकी फाउंडेशन यानी नींव को ही तोड़ सकता? ये बहुत बढ़िया तरीका है इसको देखने का, क्योंकि फाउंडेशन की बात करें तो शुरुआती दौर में 1950 के दशक में ऐसा ही लगता था कि पार्लियामेंट के पास पूरी बिल्डिंग को तोड़ने और दोबारा बनाने की मास्टर की है। राइट, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था उस वक्त, संविधान बन चुका था और सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी और इनइक्वालिटी से लड़ना। हाँ, जिसमें जमींदारी सिस्टम एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था। सरकार चाहती थी कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, मतलब बड़े जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों में बांटी जाए। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन गया था, है ना? एकदम। एक तरफ स्टेट की सोशल जस्टिस लाने की जरूरत थी और दूसरी तरफ था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता था। और उस वक्त ना राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। ओह राइट। तो जब सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए तो जमींदार्स नेचुरली कोर्ट्स में चले गए, ये कहकर कि भाई हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। हाँ, और इस सिचुएशन से निपटने के लिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास कर दिया और प्रॉपर्टी राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। यहां से पैदा होता है इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीगल फ्रिक्शन, आर्टिकल 368 वर्सेस आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आई थिंक इस फ्रिक्शन को ध्यान से समझना जरूरी है। तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान में अमेंडमेंट यानी बदलाव कर सकती है। सही का। और दूसरी तरफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। ये क्लियरली कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ यानी कानून नहीं बना सकता जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीने या कम करे। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एग्जैक्टली। तो अब सारा मुद्दा इस एक शब्द पर आटिका, लॉ। क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इस आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की नजरों में एक लॉ है? अगर वो लॉ है तो उस पर भी लिमिट्स लग जाएंगी। वही तो। शुरुआती दौर में जैसे 1951 के शंकरी प्रसाद केस में और बाद में 1965 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया काफी क्लियर था। उन्होंने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट एक आम कानून नहीं है, राइट? हाँ, कोर्ट ने एसेंशियली एक लाइन ड्रॉ की। उन्होंने समझाया कि दो अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव पावर यानी आम रोजमर्रा के कानून बनाने की शक्ति, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यानी संविधान को बदलने की शक्ति, जो आर्टिकल 368 में मिलती है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने लॉजिक दिया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जिस लॉ की बात करता है वो सिर्फ आम लेजिस्लेटिव लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस डेफिनेशन से बिल्कुल बाहर हैं। तो इस लॉजिक का सीधा सा अर्थ ये निकला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की ढाल अमेंडमेंट्स पर काम नहीं करेगी। मतलब पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एब्सोल्यूट पावर है। वो टेक्स्ट के किसी भी हिस्से को हटा या बदल सकते थे, यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी। पर एक बात सोचिए, ये जो एब्सोल्यूट पावर का कॉन्सेप्ट है, इसने एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल डर पैदा किया होगा। अगर पार्लियामेंट के पास ऐसी एब्सोल्यूट पावर है कि वो अमेंडमेंट के नाम पर किसी भी बेसिक राइट को हटा सकती है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स की गारंटी का क्या ही मतलब रह गया? वही तो सबसे बड़ा सवाल था। राइट।
क्या वो सिर्फ कागज के टुकड़े के, जो किसी भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी के आते ही फाड़े जा सकते थे? अगर किसी पार्टी के पास स्पेशल मेजॉरिटी आ जाए तो वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सारी आजादियां खत्म कर सकती थी। हाँ, एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर सकती थी और कानूनी तौर पर वो वैलिड माना जाता क्योंकि प्रोसेस फॉलो हुआ था। I mean, ये डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसी चिंता थी जिसे ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और यही दर वजह बना इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ का, जब 1967 में यानी 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। फेज 2। यस, देखो, जब एक ही इंस्टीट्यूशन, इस केस में पार्लियामेंट, उसके पास असीम ताकत जमा होने लगती है तो सिस्टम इनहेरेंटली एक पुशबैक करता है, बैलेंस बनाने के लिए। राइट? इस केस की ग्रेविटी को देखते हुए 11 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, जो उस वक्त तक की सबसे बड़ी बेंच थी। और इस बेंच ने अचानक जोर की ब्रेक लगाई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस एब्सोल्यूट पावर पर फाइनली ब्रेक लगा दी। हाँ, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने बहुत ही हेवी शब्दों का इस्तेमाल किया और डिक्लेयर किया कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं। यानी अलौकिक और अपरिवर्तनीय है। एग्जैक्टली, इन्हें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी की सानक पर खत्म नहीं किया जा सकता। पर उन्होंने इसको लीगली जस्टिफाई कैसे किया? पहले तो उन्होंने ही कहा था कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है। तो इस बार उन्होंने पिछले लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट कोई अलग दुनिया की चीज नहीं है। एक अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के दायरे में एक लॉ ही माना जाएगा। ओह वाओ, तो अगर अमेंडमेंट एक लॉ है तो उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे। बिल्कुल, इसका मतलब था पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट पावर का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकता। वो जो एब्सोल्यूट पावर थी उसे एक झटके में जीरो कर दिया गया। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट से अचानक कह दिया गया कि अब आप ब्लूप्रिंट्स को हाथ भी नहीं लगा सकते। हाँ, वही बात हो गई। पर इस डिसीजन ने ग्राउंड रियलिटी पर एक नया डेडलॉक खड़ा कर दिया। वेलफेयर रिफॉर्म्स वाला डेडलॉक। वही, देश को गरीबी से लड़ना था, इक्वालिटी लानी थी, उसके लिए सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। प्रॉपर्टी राइट्स को लिमिट करना जरूरी था वेलफेयर स्टेट के लिए। पर गोलकनाथ के बाद पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के आगे बेबस हो गए। राइट, और एक और प्रॉब्लम थी। अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते तो जो पिछले 17 सालों में लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट्स हुए थे वो भी तो इनवैलिडेट हो जाने चाहिए थे इस लॉजिक से। एग्जैक्टली, अगर कोर्ट कह देती कि वो सब इनवैलिड हैं तो पूरे देश में हलचल मच जाती। मिलियंस ऑफ एकड़ जमीन पुराने जमींदारों को वापस करनी पड़ती है। तो इस केओस को उन्होंने मैनेज कैसे किया? कोर्ट ने एक बहुत ही ब्रिलियंट लीगल इनोवेशन यूज किया जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, हाँ, मतलब ये नया फैसला पिछली डेट से लागू नहीं होगा, राइट? हाँ, सिर्फ फ्यूचर पर लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि जो पुराने लैंड रिफॉर्म लॉज ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, पर आगे से पार्लियामेंट ऐसा कोई नया अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को छीने। अच्छा, तो पास्ट को बचा लिया पर फ्यूचर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन क्या पार्लियामेंट इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? उन्हें तो अपनी पावर वापस चाहिए थी ना। बिल्कुल नहीं मानेगी। और यहाँ से शुरू होता है आजाद भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल टकराव। गोलकनाथ फैसले को बेअसर करने के लिए पार्लियामेंट ने 24वां अमेंडमेंट यानी 24th अमेंडमेंट पास कर दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया फिर से। हाँ, इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को ऑल्टर किया और क्लियर शब्दों में लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास किसी भी हिस्से को बदलने की पावर है। और आर्टिकल 13 की कोई भी रुकावट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लागू नहीं होगी। एग्जैक्टली, एक बार फिर से पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। तो इस मूव ने ना एसेंशियली एक क्लाइमैक्स का स्टेज सेट कर दिया, जो 1973 का हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस था, फेज 3। हाँ, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्वामी केशवानंदा भारती, जो एक मठ के प्रमुख थे, उन्होंने केरला गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज किया था। पर देखा जाए तो ये केस जमीन के मुद्दे से बहुत आगे निकल गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा का मुद्दा बन गया। एकदम सही, और इसीलिए हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजेस की बेंच, जो हमने शुरू में बात की थी। राइट, तो एक तरफ थे वो लोग जो मानते थे कि चुनी हुई पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, जनता की भलाई के लिए वो कुछ भी बदल सकती है। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि सिटीजन्स के कोर राइट्स और डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स किसी मेजॉरिटी के मूड स्विंग्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो फैसला क्या आया इस एपिक बैटल का?
फैसला बेहद धार पर था, 7-6 की मेजॉरिटी से। आई मीन जस्ट एक सिंगल वोट ने देश की दिशा तय की। वेट, सिर्फ एक वोट के मार्जिन से? वाओ। हाँ, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने एसेंशियली दोनों पक्षों को बैलेंस किया। कोर्ट ने 21st अमेंडमेंट को वैलिड मान लिया। यानी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है। हाँ, एक पल के लिए लगा कि पार्लियामेंट जीत गई, लेकिन यही वो लेकिन है जिसका हमें इंतजार था। राइट, कोर्ट ने पार्लियामेंट को पावर तो वापस दी, पर एक बहुत गहरी कंडीशन के साथ। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एग्जैक्टली। जजमेंट का एसेंस ये था कि पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय, यानी संशोधन करने की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडेंटिटी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ ना मुझे वो शिप ऑफ थीसियस वाला थॉट एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। आई थिंक वो एकदम सटीक बैठता है इस पे। शिप ऑफ थीसियस? हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन करो उसको। तो इस फिलॉसफी में क्या होता है कि सोचिए एक पानी का जहाज है, सफर के दौरान उसकी लकड़ियां पुरानी होती हैं, सेलर्स एक एक करके पुरानी लकड़ियां निकालकर नई लगाते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब जहाज की हर एक लकड़ी नई होती है। राइट। तो सवाल ये है कि क्या वो वही जहाज रहता है या नया बन जाता है? फिलॉसफी कहती है कि वो वही जहाज है, क्योंकि भले ही मटेरियल्स बदल गए हों, जहाज का मूल डिजाइन और ब्लूप्रिंट वही रहा। क्या बात है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली यही लॉजिक संविधान पर लागू किया। वक्त और जरूरतों के हिसाब से पार्लियामेंट जहाज की लकड़ियां यानी लॉज और आर्टिकल्स बदल सकती है, पर जहाज का जो फंडामेंटल फ्रेम है उसे नहीं बदल सकती। एग्जैक्टली। अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके कल को इलेक्शंस ही बंद कर दे या इंडिया को थियोक्रेटिक डिक्टेटरशिप बना दे, तो वो जहाज को रिपेयर करना थोड़ी ना हुआ, वो तो जहाज को डुबो देना हुआ। राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उस जहाज का प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया। पर यहाँ एक और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। बेसिक स्ट्रक्चर का रूल तो बन गया, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? और यही सबसे बड़ा कैच था। संविधान में इस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई रेडीमेड लिस्ट नहीं थी कि भाई ये 5 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो फिर ये तय कैसे होता था? पार्लियामेंट ने तो डेफिनेटली इस नई बाउंड्री को टेस्ट करना शुरू किया होगा। बिल्कुल किया। 1973 के बाद वाले फेज 4 में लगातार टेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चतुराई दिखाई और कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी। उन्होंने इसे ओपन एंडेड रखा और केस बाय केस आधार पर तय किया। कोई एक अर्ली एग्जाम्पल है इस क्लैश का? सबसे पहला बड़ा टेस्ट बहुत जल्दी आया 1975 में, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। ये तो इमरजेंसी का वक्त था ये तो। हाँ, देश में इमरजेंसी का माहौल था। पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट पास किया, जिसका एसेंशियली मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज ही ना किया जा सके। व्हाट? तो ये तो डायरेक्ट जुडिशरी को बाईपास करने की कोशिश थी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हासिल करने का अटेम्प्ट था। जब ये मुद्दा कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का बहुत पावरफुल इस्तेमाल किया। उन्होंने उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। बिल्कुल, ये कहकर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव डेमोक्रेसी की जान है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मेक सेंस। अगर कोर्ट से इलेक्शन फ्रॉड चेक करने की पावर ही छीन लोगे तो डेमोक्रेसी का मूल ढांचा तो वैसे ही गिर जाएगा। राइट। इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया, जहां पार्लियामेंट ने एक और बोल्ड कोशिश की एब्सोल्यूट पावर पाने की। इन्होंने और क्या अमेंड किया? उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में एक क्लॉज डाला जो बेसिकली कहता था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर कोई लिमिट नहीं है और इस पावर की यूज को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो सीधा सीधा केशवानंद भारती केस के जजमेंट को ही ओवरराइड करने जैसा हो गया। वही तो। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉजिक दिया ना, वो एकदम इंसेप्शन लेवल का गहरा था। कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को रद्द किया और कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की लिमिटेड पावर है। ओके। और ये लिमिटेड पावर टू अमेंड खुद अपने आप में एक बेसिक फीचर है। ओह वाओ, मतलब जो लिमिटेशन है वही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एग्जैक्टली। उन्होंने समझाया कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसे संविधान ने बनाया है और जिसे लिमिटेड शक्ति दी है, वो खुद एक लॉ पास करके अपनी शक्ति को अनलिमिटेड कैसे कर सकती है। क्रिएटर हमेशा क्रिएचर से बड़ा होता है। बूम। बस इस एक लॉजिक ने पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट पावर के क्लेम को हमेशा के लिए दफना दिया।
ये सच में कमाल का लॉजिक था। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस डॉक्ट्रिन में कुछ उलझने भी थीं, जैसे टाइमिंग का इशू। ये बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट किन अमेंडमेंट्स पर लागू होता है? यस, वामन राव केस 1981। सवाल यही था कि क्या आजादी के बाद से बने सारे अमेंडमेंट्स अब रिविजिट होंगे? हाँ, वरना तो पिछले लैंड रिफॉर्म्स फिर से डेंजर में आ जाते। तो कोर्ट ने प्रैग्मेटिज्म दिखाते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल, ये केशवानंदा जजमेंट की डेट है ना? एग्जैक्टली। फैसला हुआ कि इस डेट से पहले जो भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो सेफ हैं, लेकिन इस डेट के बाद बनने वाले हर सिंगल अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर के लिटमस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। ओके। और इस लिस्ट में एक आखिरी केस जो द केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स हाईलाइट करते हैं, वो है 2007 का आईआर कोएलो केस, 9th शेड्यूल के बारे में। हाँ, आईआर कोएलो एक और लैंडमार्क मूवमेंट था। देखो, 9th शेड्यूल को ना 1951 में एक तिजोरी या वॉल्ट की तरह बनाया गया था, जिसमें अगर कोई लॉ डाल दिया जाए तो उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। सही। शुरू में इसका नियत साफ था, लैंड रिफॉर्म्स को लिटिगेशन से बचाना। पर धीरे धीरे सरकारों ने इस तिजोरी को डंपिंग ग्राउंड बना दिया, अपने पॉलिटिकल लॉज को कोर्ट से बचाने के लिए उसमें डालने लगे। राइट। तो आईआर कोएलो केस में एक 9 जज बेंच ने इस तिजोरी का इल्यूजन तोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया कोई भी लॉ जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता। मतलब अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस वॉल्ट को तोड़कर लॉ को रद्द कर सकती है। एब्सोल्युटली, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी बची ही नहीं थी। इस पूरी जर्नी को देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक बहुत स्ट्रिक्ट क्लब बाउंसर की तरह ऑपरेट कर रहा है, जिसके हाथ में कोई छापी हुई गेस्ट लिस्ट तो नहीं है, पर वो तय करता है कि कौन सा कानून अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। हाँ, ये बाउंसर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बाउंसर देखता है कि किस लॉ से क्लब की वाइब यानी संविधान की कोर वैल्यूज खराब हो रही हैं। तब करता है तो बस एंट्री डिनाइड। एग्जैक्टली। और देखो, इस पूरी अमेंडिंग पावर की यात्रा से एक निष्कर्ष बहुत साफ निकल कर आता है। भारतीय संविधान कोई म्यूजियम में रखी रुकी हुई किताब नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और इसे जिंदा एसेंशियली इस डायनामिक फ्रिक्शन ने रखा है जो लगातार पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच चलता रहता है। सही कहा। पार्लियामेंट देश की जरूरतों के हिसाब से सोसाइटी को आगे ले जाना चाहती है और जुडिशरी इस बात का ध्यान रखती है कि उन चेंजेस में हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज बह ना जाएं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने एसेंशियली इस देश की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को बिखरने से बचाया है। मेजॉरिटी रूल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करें, एक ऐसी चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। हाँ, बताओ क्या थॉट है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कोई पक्की लिस्ट संविधान में मौजूद नहीं है, तो इसे तय कौन कर रहा है? अनइलेक्टेड जजेस, वो भी केस बाय केस आधार पर अपने खुद के इंटरप्रिटेशन से। That's a fair point. तो एक डेमोक्रेसी में जहां जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स लॉज बनाते हैं, वहां क्या बेसिक स्ट्रक्चर की इस ओपन एंडेड पावर ने अनइलेक्टेड जुडिशरी को पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकतवर नहीं बना दिया? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बचाने के नाम पर कोर्ट्स लेजिस्लेटिव स्पेस में ओवररीच तो नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये डेमोक्रेसी जहां मेजॉरिटी का रूल होता है और रूल ऑफ लॉ जहां कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है, उनके बीच का एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर कल भी बहस थी और आगे भी गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये फ्रिक्शन ही अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को हेल्दी रखता है। तो इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। शुरू में हमने जिस फाउंडेशन और शिप ऑफ थीसिस की बात की थी, उससे हमने यही समझा कि वक्त के साथ जहाज कितना भी आधुनिक क्यों ना बन जाए, अगर उसकी ओरिजिनल आत्मा और डिजाइन मजबूत है तो वो आने वाले हर तूफान में डटकर खड़ा रहेगा। बिल्कुल। सीखते रहें और नए सवाल पूछते रहें।